नमस्कार दोस्तों। क्या अब प्राइवेट संस्थाएं भी न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगी? यानी कि अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनाने का या अपनी कंपनी है फर्म उसको संबोधित करते हुए डिसीजन लिया है कि अब वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे। अभी खुफिया जानकारी, अब दो अलग अलग कहानी नहीं है, वो एक ही है। वार्षिक आम बैठक 2026 में गौतम अडानी ने अवसंरचना को गति देना, खुफिया जानकारी का लाभ उठाना, अपना दृष्टिकोण साझा किया। बताया कि दोनों शक्तियां भारत के भविष्य के लिए क्यों तेजी से महत्वपूर्ण हो जा रही है। कंप्यूटिंग शक्ति, ऊर्जा, कनेक्टिविटी की मांग तेजी के साथ आना, इसे समर्थन देने के लिए सही टाइम है। अच्छा, अभी इसका एक रीजन हो रहा है कि अब हाँ, इतने सालों बाद में हम न्यूक्लियर एनर्जी पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि अभी जैसे डेटा सेंटर या फिर पॉपुलेशन बढ़ना, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज़्यादा यूज होना। तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है कोयले से, विंड से भी होता है, सौर ऊर्जा। लेकिन सौर ऊर्जा से कम हो पाता है, उसके लिए रिन्यूएबल बैटरी चाहिए होता है। हाँ, टरबाइन से होता है तो वो भी कम हो पाता है ज़्यादा। अगर हमें कंटिन्यू करना होगा तो न्यूक्लियर एनर्जी ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में अचानक दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। इसका मेन रीज़न है शांति बिल। शांति बिल 2025 में आया था। इस नए कानून में पहली बार भारत ने एसएन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित दायरों में निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खोला। सरकार का लक्ष्य है कि करीब 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट किया जाएगा। इतने बड़े लक्ष्य को केवल सरकारी कंपनियों के भरोसे हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए अब निजी क्षेत्रों को भागीदारी बनाया जाएगा। अडानी ही नहीं बल्कि अन्य कंपनियां भी इस सेक्टर में संभावना तलाश रही हैं। लेकिन आखिर शांति बिल से क्या फायदा हुआ, चलो बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा क्या होती है या अन्य ऊर्जा स्रोतों से कैसे अलग है, और ये आज सारी दुनिया इसकी तरफ क्यों भग रही है। चलो इसका बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी है वो कई टाइप से बनाई जाती है। सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, विंड पावर, बायोगैस, टरबाइन, थर्मल पावर, कोयला, सभी से बनाया जाता है। लेकिन आज के टाइम में इतना पॉल्यूशन भी ना हो और हमारी ज़रूरतें पूरी हो, तो इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का भी बहुत ज़रूरी है। परमाणु जो ऊर्जा होती है उसके लिए चाहिए होता है न्यूक्लियर, वो सॉरी यूरेनियम। यूरेनियम भारत के पास में है बहुत कम। लेकिन इसका एक फायदा है कि अगर छोटा सा भी यूरेनियम जलाया जाए, जैसे छोटा यूरेनियम जलाएंगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे अगर थोड़ा सा भी अगर यूरेनियम यूज किया जाए तो 24 घंटे कंटिन्यू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मेन रीज़न है इस एनर्जी का उद्योग, शहर, मेट्रो नेटवर्क, डेटा सेंटर और घरों में बिना रुकावट बिजली मिल सके। अभी कितना कम आता है बिजली। न्यूक्लियर ऊर्जा आजकल हर देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
ये 24 घंटे 365 दिन, मतलब 24 घंटे साल के 365 दिन लगातार बिजली पैदा कर सकता है। सौर ऊर्जा केवल दिन में धूप में रहने पर ही बिजली बनाता है। विंड पूरी तरह हवा की गति पर निर्भर है, लेकिन परमाणु रिएक्टर मौसम दिन रात पर निर्भर नहीं होता। यही कारण है कि इसे बेस लोड पावर का सबसे भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। आज दुनिया का करीबन 9 to 10 बिजली परमाणु ऊर्जा से बन रहा है, यानी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 10 यूनिट बिजली लगभग परमाणु रिएक्टरों से पैदा होती है। यूरेनियम अंगुली के पोर जितना होता है, करीब 1 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। बहुत कम देश ही हैं जो यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आज दुनिया में कई देशों में बिजली की मांग बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। करीब 3 दशकों तक दुनिया में परमाणु ऊर्जा विस्तार काफ़ी धीमा रहा। इसका दो रीज़न था। एक तो 1986 में यूक्रेन के चारनोबिल हादसा, दूसरा है जापान के फुकुशिमा दाइची हादसे के बाद दुनिया भर में अ, लोगों का भरोसा उड़ गया था यूरेनियम से कि इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है, और नए परमाणु संयंत्रों का लागत है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो लोगों ने इसका यूज कम कर दिया। जो यूक्रेन का विस्फोट हुआ था वो चार रिएक्टर 4 के विस्फोट और आग लगने भारी रेडियोधर्मी रिसाव के कारण हुआ था। 1000 लोग प्रभावित हुए थे। बहुत सारे लोगों को उस जगह से हटना पड़ा था। आसपास का एरिया मतलब आ जा नहीं सकते थे, इस टाइप से हो गया था। अभी सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो है चाइना के पास, इंडिया के पास, साउथ कोरिया, रसिया, तुर्की, इजिप्ट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, बांग्लादेश और यूक्रेन। मतलब चाइना अभी भी टॉप पे बैठा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो उसके पास में अभी 94 है, निर्माणाधीन कोई है नहीं। और 30% वैश्विक परमाणु उत्पादन का हिस्सा है अभी। चाइना के पास में 60 रिएक्टर हैं, 33 निर्माणाधीन है, और फ्रांस के पास 57। मतलब मोस्ट अभी तो यही है जो टॉप पे चल रहे हैं इनमें। भारत भी सोच रहा है कि हमें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। रीजन है डेटा सेंटर, एआई या ईवी का बढ़ता दौर और पॉल्यूशन ना हो, इसलिए हमें भी इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है, कंफर्म है। और दूसरा है कार्बन का उत्सर्जन घटाया जाए क्योंकि कोयले से, थर्मल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं शांति बिल का। तो शांति बिल का है कि शांति बिल 2025 के न्यूक्लियर जो बनेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट कर सकेगी, लेकिन गवर्नमेंट की देख रेख में। इसमें ये है कि ये लक्ष्य रखा गया है 2047 तक हम 100 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। निजी कंपनियों का निवेश रहेगा, लेकिन पूरी निजी कंपनियों का पूरी तरह से भागीदारी नहीं रहेगा। ऐसा है कि गवर्नमेंट उसमें देख रेख करेगी। इस बिल में एईआरबी का जिक्र है, यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो इसका निरीक्षण करेगा। इसमें सुरक्षा, लाइसेंस, नियामत्ता सभी का ध्यान रखना पड़ेगा, और लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट।
लाइट का। फिलहाल भारत में 3% ही न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, जिसका 2047 में तो बढ़ जाएगा। अभी सरकार को उम्मीद है कि 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 32 गीगावाट 22.38 तक पहुंच जाएगा। अब आता है बात अडानी साहब का। तो अडानी साहब का ऐसा है कि कंपनी 2 लाख करोड़ के विस्तार कार्यक्रम पर काम करे, जिसका लक्ष्य है अगले 5 साल में 45 गीगावाट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्षमता होगा उसका। और न्यूक्लियर हाइड्रो पावर ग्रुप भूटान में 5,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही अडानी एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता बनाने का लक्ष्य भी रखा है। ये अडानी समूह का है, जिसमें एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अडानी जी ने ये लक्ष्य रखा है। गौतम अडानी जी ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए एजीएम अपना विजन बताया था कि हमें इस तरीके से काम करना है। हम बात करते हैं, एक टॉपिक आया था एईआरबी। ये क्या है? एईआरबी का मतलब है न्यूक्लियर पावर। एईआरबी का काम है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की निगरानी रखना। जिम्मेदारी होगी इसका प्रमुख बिजली संयंत्रों, अनुसंधान, रिएक्टरों, रेडिएशन से जुड़े सुरक्षा मानक तय करना, न्यूक्लियर परियोजनाओं को शुरू करने और लाइसेंस मंजूरी देना, नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट करना, रेडिएशन से जुड़े सभी कार्यों की निगरानी करना ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आता है कि भारत के पास में इतना यूरेनियम है नहीं, तो भारत कैसे इसका यूज करेगा? तो इसका मेन रीजन है कि भारत दूसरे देशों से अभी बात चल रहा है। जैसे अभी कनाडा से बात हुआ था यूरेनियम के लिए। तो अगर अपनी लिस्ट में देखें तो सबसे टॉप पे है अभी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम में, कजाकिस्तान, कनाडा, जो कनाडा से अभी बात हुआ था। ये एक नाम है नाइजीरिया, रसिया। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्री हैं, सभी मतलब बात चल रहा है अभी। अभी मैं और बता देता हूँ आपको। हाँ, अकेला कजाकिस्तान रखता है 46% यूरेनियम, यूक्रेन रखता है 1%, नामीबिया रखता है 12, कनाडा 10, ऑस्ट्रेलिया 9%, उज्बेकिस्तान 7%, रसिया 5%, नाइजर, चाइना, इंडिया 1% रखता है। लेकिन 1% काफ़ी नहीं है, इसलिए और देशों से भी हमें परचेज करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जैसे अडानी ग्रुप इसमें आएगा तो विपक्ष फिर हल्ला करेगा या फिर टोकेगा कि गवर्नमेंट ने फिर अडानी को परमिशन दे दिया? तो ऐसा नहीं है, सभी को परमिशन है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस बारे में अपनी राय